नमस्कार, मैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सलोनी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप के ऑनलाइन सेगमेंट के अध्याय 2 में। आई होप आप सभी को लास्ट वाला सेशन समझ आया होगा एंड इफ़ एनी क्वेरीज, आपकी कुछ क्वेरीज अगर कुछ डाउट्स रहे होंगे तो हम उनको ज़रूर क्लियर करेंगे एंड आई होप आप सभी को PDF नोट्स भी रिसीव हो गए होंगे। इफ़ एनीबडी इज़ लेफ्ट एंड कोई अगर ऐसी कोई क्वेरी है या PDF नोट्स नहीं मिले हैं, जो भी अगर मान लीजिए कोई डाउट्स हैं आपकी, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। एंड यस, विद दैट नोट हम आज का अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। एंड अध्याय 2 स्टार्ट करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करते हैं। आप सभी प्लीज़ अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मन में भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वआमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। तो इसी के साथ हम आज का सेकेंड अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 रहेगा वात का। हमने पिछले अध्याय में आयुर्वेद की इंट्रोडक्शन ली थी, महाभूत के बारे में डिस्कस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, महाभूत कैसे बनते हैं ये डिस्कस किया था, त्रिदोष के बारे में डिस्कस किया था। एंड अब हम वात के ऊपर आते हैं। त्रिदोष में जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि 3 दोष हैं हमारी बॉडी में, वात, पित्त और कफ। तो अब हम वात के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देखिए क्या है कि ये जो भी महाभूत हैं, त्रिदोष हैं, ये एक बेसिक एंटिटीज़ हैं। जैसे हम कोई भी साइंस पढ़ते हैं, जैसे हम मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या हैं और क्या मॉलिक्यूल्स हैं, क्या एटम है। सिमिलरली फिज़िक्स में हमें पता होना चाहिए मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटी क्या है। फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए सेल्स क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन्स क्या हैं, न्यूक्लियस क्या है, DNA क्या है, RNA क्या। मीन्स ये बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो भी हमें पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सो इसमें भी ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं आयुर्वेद के, वो यही हैं, पंचमहाभूत, त्रिदोष। तो इन्हीं को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अभी इस सेगमेंट में जो त्रिदोष का सेगमेंट है, इसमें हम फर्स्ट दोष लेंगे, दैट इज़ वात। आप सभी जो टेक्स्ट है वो स्लाइड्स पर पढ़ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद वात। वात शब्द की व्युत्पत्ति वा गति गंधन्यो धातु से हुई है। ये इसकी व्युत्पत्ति है, ये ग्रामेटिकल, हम इसके जो भी ओरिजिन है उसको डील कर रहे हैं। इसके अनुसार वात का अर्थ गति है, जो ये हमने धातु डिस्कस करी है, जो ये इसका हमने ये शब्द की उत्पत्ति है, इसमें आती है। वात का अर्थ है गति। गति के 3 अर्थ हम आगे अब ले सकते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। शरीर में गति, ज्ञान और प्राप्ति के जनक को वात कहते हैं। मीन्स ये तीनों फंक्शन जो है, ज्ञान जो हो रहा है, जो नॉलेज हो रही है, जो भी हमने कोई भी चीज़ परसीव करी, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी देखा, हमारी आंखों ने देखा, अब हमारे ब्रेन ने जो उसको प्रोसेस किया, वो चीज़ वात की वजह से हो रही है। जो गमन है, जो भी मूवमेंट हो रही है, जो हम भी चल रहे हैं, हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारी बॉडी हिल रही है, हमारे लेग हिल रहे हैं, हम मान लीजिए बॉडी के अंदर भी हमारे जो भी आगे फूड, मान लीजिए हमने खाना खाया, वो आगे से आगे चल रहा है, हमारे इंटेस्टाइन्स में जा रहा है, या मान लीजिए हमारे ब्रेन से जो भी मैसेज हमारी बॉडी तक कहीं भी रिलीज हो रहा है, कन्वे हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं ये सब वात के एक्शन के अंडर आती हैं। एंड जो प्राप्ति हो रही है, जो भी कोई चीज़ परसीव कर रहा है, मान लीजिए ब्रेन से कोई भी एक सिग्नल गया एंड वो हैंड को परसीव हुआ, वो प्राप्ति भी हमें वात के कारण हो रही है। वात नाम से ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर प्रत्येक प्रकार की चेष्टाएं तथा गतियां, जहां जिस वस्तु की आवश्यकता हो
वहाँ उसकी प्राप्ति, इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण कर ज्ञान उत्पन्न करना, ये समस्त क्रियाएं वात के द्वारा संपन्न होती हैं। अतः शरीर के अंदर होने वाली समस्त चेष्टाएं वात के द्वारा होती हैं। वात आकाश एवं वायु महाभूत तथा रजोगुण प्रधान है। देखिए हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। वात जो है वो दो महाभूतों को मेजरली इनसे मिलके बना है, आकाश तथा वायु, तथा जो हमने दोष डिस्कस करे थे मानस दोष रजतम, उसमें रजोगुण प्रधान है। वात के सामान्य गुण क्या हैं? देखिए अब किन किन गुणों से हम वात को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम किसी की भी बात करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे गुणों का हम व्याख्यान करते हैं कि मान लीजिए ये कुर्सी है तो ये काली है, ये छोटी है, ये चौड़ी है। इस तरह से हम कुछ भी, मान लीजिए कोई भी चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्क्राइब करते हैं। तो इसी तरह से वात को अगर हम डिस्क्राइब करें तो वात रूक्ष है। इनको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती चलूँगी साथ साथ। रूक्ष मतलब रफ है, उसकी जो फीलिंग है या जो उसका एक प्रॉपर्टी है, वो जो एक प्रॉपर्टी जहाँ भी प्रेजेंट होगी वात, जो प्रॉपर्टी वो उसको देगी, उस चीज़ को, उस कंपोनेंट को, वो रहेगी रफ। रफनेस जहाँ रहेगी वहाँ वात रहेगी। शीत मतलब कोल्ड, कूलनेस। लघु, लघु मतलब लाइटनेस, हल्का होना। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट। चल मतलब मूवमेंट। विशद मतलब क्लियर। और खर, खर माने रफ। यह गुण युक्त जो है वो वात है। वात के यह गुण उसके कर्मों द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जहाँ भी वो अपना एक्शन करेगी, जहाँ भी उसका फंक्शन होगा, वो इन गुणों द्वारा हमको रियलाइज होगा, हमको परसीव होगा। वात के गुण युक्त आहार विहार का सेवन करने से वात की वृद्धि होती है तथा विपरीत गुणों में युक्त आहार विहार का सेवन करने से, ये स्लाइड में चेंज कर दूं। वात के गुण युक्त आहार विहार का सेवन करने से तथा वात की वृद्धि होती है तथा विपरीत गुणों में युक्त आहार विहार का सेवन करने से वात की शांति होती है। देखिए मान लीजिए किसी की बॉडी में या किसी भी डिजीज में, वात की डिजीज किसी को हुई है एंड उसमें कोई एक गुण है, जो हमने ये अभी सारे इसके गुण डिस्कस करे, मान लीजिए कि रूक्षता बढ़ी हुई है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वात की वजह से है। वात बढ़ी हुई है तो रूक्षता बढ़ी हुई है। अब हमें जो इसको, मान लीजिए हम इसको शांत करना है, तो हमें इसको ऑपोजिट गुण लेना पड़ेगा, हमें ऑयलीनेस लेनी पड़ेगी, है ना। जहाँ पे भी स्नेहन होगा वहाँ पे ये उसका रूक्ष गुण शांत हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें जो ट्रीटमेंट प्लान करना है वो भी इन्हीं गुणों के अनुसार करना है। एंड हमें जो भी आहार विहार प्लान करना है, हम उसको कहेंगे कि आप ज़्यादा स्नेहन वाली चीज़ें इस्तेमाल करिए, जिनमें घी, जैसे ऑयलीनेस हो, ऑयलिंग हो, जिनके अंदर जो भी चीज़ें जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, ये चीज़ें आप यूज़ करें। इस तरह से हम उनको एडवाइस देंगे। वात के कर्म अब आते हैं। वात के कर्मों की अगर बात करें तो उसमें आ गया उत्साह। उत्साह यानी कार्य करने की मानसिक एवं शारीरिक प्रवृत्ति, जो एक मोटिवेशन है कुछ भी काम करने की। अगर वात हमारी क्षीण हो जाती है, वात कम हो जाती है, वात विशिएट हो जाती है, तो उस सेंस में हमारा ना ही शारीरिक तौर पे ना ही मानसिक तौर पे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। एक डिप्रेसिव मोड आ जाता है, एक स्लगिशनेस आ जाती है, एक आलस्य आ जाता है। ऐसे ही उच्छ्वास निश्वास, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है, जो सांस लेने की क्रिया है, वो वात के कारण है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक चेष्टाएं, जो भी हम बोल रहे हैं, बोलना, जो स्पीच है हमारी, जो हमारे कायिक मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट एक्शंस हो रहे हैं हमारे, और मानसिक चेष्टाएं, जो भी हम माइंड के द्वारा जो हमारी एक्टिविटीज चल रही है, बॉडीली मूवमेंट भी एंड मेंटल मूवमेंट भी, मेंटल एक्टिविटीज भी, साथ के साथ जो हमारी वर्बल एक्टिविटीज़ हैं, ओरल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारी सारी वात के द्वारा होती हैं। धातुओं की सम्यक प्रकार से गति। धातुओं की गति मतलब एक्चुअली अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, ये आगे जब हम धातु डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। मैं अभी आपको एक स्मॉल जिस्ट में बता देती हूँ कि जो हमारी 7 धातुएं हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, एक्चुअली ये सक्सेसिव ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में आगे आगे एक दूसरे से बनती है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसी ऑर्डर में ये आगे आगे एक दूसरे से परिवर्तित होती रहती हैं।
तो इनका जो एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में इनका बनना, जो एक गति है कि आगे से आगे ये सम्यक प्रकार से इनकी रचना होती रहे, इनकी उत्पत्ति होती रहे, एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे, ये चीज़ भी वात के द्वारा नियंत्रित होती है। मल आदि का सम्यक प्रकार से शरीर से निष्कासन, जो मल हमारे मल पुरीश इत्यादि जो भी हैं, ये हमारे शरीर से निकले सम्यक प्रकार से, ये भी वात द्वारा निर्धारित होता है। पित्त, कफ, मल तथा धातु ये सब पंगु हैं। देखिए इसके उसमें संक्षेप में हम कहेंगे कि ये जो बात कही गई है, पित्त, कफ, मल तथा धातु ये सब पंगु हैं। तो इसके संदर्भ में हमारे आचार्य एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवः वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि पित्त, कफ, धातु और मल ये सभी पंगु हैं, मतलब अपने आप ये कुछ भी कर नहीं सकते हैं। वायु इनको प्रेरणा देता है, वायु इनकी मूवमेंट कराता है, जहाँ वात इनको लेके जाता है वहाँ ये चल देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक मेटाफोरिकली उन्होंने बात को डिस्क्राइब करा है कि कैसे वात हर चीज पर इफेक्ट डालता है, बाकी दोषों पर, धातुओं पर और मलों पर भी वात का कितना एक कंट्रोलिंग एक्शन है। वात के स्थान, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा वात के स्थान। वात के स्थान क्या है? देखिए वैसे तो वात कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट है, बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मेजरली वात पाई जाती है, जो मेन इसके साइट ऑफ एक्शन है। तो इसमें हम एक दूसरे सेंस में इसको हम और डिस्क्राइब करते हैं कि जहाँ जहाँ पे वात का मेन हमें उसका एक्शन देखने को मिलता है, और अगर वात हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो गई है तो जहाँ जहाँ उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? बस्ती है, पुरीशाधान मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, कटी यानी पेल्विक रीजन जो भी है हमारा हिप्स का, ये आगे का सारा बिलो नेवल का रीजन है, पेल्विक रीजन जहाँ हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं। जंघा यानी थाइज, पाद, लेग्स, अस्थियाँ, बोन्स। इसमें से जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये इनमें से भी वात का विशेष स्थान है। अगर मान लीजिए वात हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हुई है तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। नाभि के नीचे के अंग अस्थि तथा मज्जा ये वात के स्थान है। तो ये हमने सारे वात के स्थान डिस्कस कर लिए। एक्चुअली देखिए क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग में, ये आचार्य वाग्भट ने बताया है अपनी बुक में, अपने उसमें अष्टांग हृदय में, कि जहाँ भी देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, तो उसके अंत में वात रहेगा, मध्य में पित्त रहेगा और स्टार्टिंग में कफ रहेगा। तो इसको उन्होंने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। जैसे मान लीजिए कि आयु है, अवस्था है, वृद्धावस्था में वात प्रधान रहेगा, वात प्रकोप रहेगा। जो हमारी एक अडल्टहुड है, जो मध्य अवस्था है, उसमें पित्त प्रधान रहेगा, और जो बाल्य अवस्था है उसमें कफ प्रधान रहेगा, कफ प्रकोप रहेगा। ऐसे ही जो अहोरात्रि दिन में अगर हम दिन को डिवाइड करें तो फिर जैसे जो बिल्कुल बाद का मध्याह्न का समय है, सॉरी जो दिन का आदि मान लीजिए शुरुआत होती है जस्ट सनराइज के टाइम पे, तब कफ प्रधान रहेगा, देन मध्याह्न में पित्त प्रधान रहेगा, एंड देन संध्या काल में वात प्रधान रहेगा। एंड हम रात्रि को भी डिवाइड करें तो रात्रि के प्रथम प्रहर में कफ प्रधान रहेगा, मध्य रात्रि में पित्त प्रधान रहेगा, एंड रात्रि के बिल्कुल अंतिम प्रहर में वात प्रधान रहेगा। इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं, जो भी भोजन हमने ग्रहण किया, उसकी स्टार्टिंग की डाइजेशन की प्रोसेस में जो आमावस्था कहते हैं हम, उसमें कफ प्रधान रहेगा, जो मध्य पक्वावस्था है उसके अंदर पित्त प्रधान रहेगा, और जो लास्ट की डाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमारा वात प्रधान रहेगा। तो इसी तरह से ये हमने जो डिस्क्राइब किया है कि हमारी बॉडी के, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, नाभि के नीचे वाले भाग में वात प्रधान रहेगा, जो मध्य भाग है हमारे शरीर का नाभि और हृदय के बीच में, उसमें पित्त प्रधान रहता है, एंड हृदय के ऊपर वाले भाग में कफ प्रधान रहता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है
इन चीज़ों का रोल कहाँ रहता है कि जैसे जब हम नाड़ी देखते हैं, नाड़ी से इसका बहुत कनेक्शन है कि जैसे देख लीजिए हम जो ऑर्गन्स हैं, अगर हम बिलो नेवल ऑर्गन्स देख रहे हैं तो अगर उसमें हमें वात मिल रही है तो हमने ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो वात मिल रही है तो ये वात का रोग हो गया है। यहाँ पे वात वहाँ नॉर्मली रहती है, वो उसका नॉर्मल एक लोकेशन है, नॉर्मल उसका साइट है जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नाड़ी दिखाने आता है, वैसे तो हम कहते हैं कि आपको सुबह का टाइम जो अर्ली मॉर्निंग है तब नाड़ी देखनी चाहिए, क्योंकि तब कफ का समय होता है, बाकी जो हमारे दोष होते हैं उनकी मूवमेंट बहुत नॉर्मल होती है, एंड कफ उनको मास्क भी नहीं करता है, उनकी मूवमेंट को ढकता भी नहीं है कि उनको मास्क कर ले और उनको पता ना चल पाए कि, क्योंकि पित्त ऐसा है, जैसे मान लीजिए पित्त दोष, अगर हम पित्त काल में नाड़ी देखेंगे तो पित्त की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग होगी कि वो कफ की मूवमेंट्स को ढक देंगी, हमें कफ नहीं महसूस हो पाएगा। इसी तरह से हमें जो ये अवस्थाएं हैं, जो ये काल हैं, इनका पता होना ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी काल में मान लीजिए हमें मजबूरन नाड़ी देखनी पड़ भी रही है तो हम आइडिया लगा सकें कि ये पित्त का टाइम है, इस टाइम पे तो पित्त बड़ा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पित्त का काल चल रहा है। कफ का काल चल रहा है, कफ ज़्यादा है, बड़ा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, कफ का काल है, इसमें कफ बड़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम किसी ओल्ड एज पर्सन की नाड़ी देख रहे हैं उसमें वात ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, उनकी एज के इफेक्ट के कारण वात बड़ा हुआ ही मिलेगा। तो इन चीज़ों के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ये हमें नाड़ी में हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं कि स्थान भेद के कारण क्रिया के स्वरूप में भी भेद हो जाता है। इस आधार पर प्रत्येक दोष 5-5 भेद के होते हैं। देखिए जो इनके एक्शन है ना, तो बात है ही, हर जगह बात सेम ही है, बट ड्यू टू एक्शन उसकी जो भी एक मेन प्रॉपर्टी है उसके कारण बात को हमने 5 आगे सब टाइप्स में डिवाइड करा है, जो कि है प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ये 5 तरह की वायु हम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे प्राणवायु। प्राणवायु जो है उसका मेन साइट ऑफ एक्शन क्या रहता है? शिर यानी मस्तिष्क, जिह्वा, उर मतलब चेस्ट, मुख, कान और नासिका, ये सब प्राणवायु के स्थान है। मीन्स मेजरली आपके हेड रीजन में ये सब प्राणवायु के स्थान है। थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वसन क्रिया तथा आहार निगलना, ये सब प्राणवायु के कर्म हैं। मेरे ख्याल से सारे अंडरस्टैंडेबल होंगे। श्वसन क्रिया मीन्स रेस्पिरेशन, सांस लेने की क्रिया, एंड बाकी सारा आई गेस ये अंडरस्टैंडेबल है। प्राणवायु मन को नियंत्रण करती है। मन का जो नियंत्रण है, जो मन है हमारा, उसको जो नियंत्रित कर रहा है, उसको जो चला रहा है, वो प्राणवायु है। तथा उसे प्रेरणा प्रदान करती है। जो उसकी मूवमेंट, जिस मान लीजिए हम जो भी सेंसेस जो भी अपने परसीव कर रहे हैं, इंद्रियां जो हमारी जो भी चीज़ों को, विषयों को ग्रहण कर रही हैं, उसका जो भी प्रेरणा हमें, हमारा मन जब उनसे संयोग में आता है तो हमें उनका जो भी है परसीव होती है हमें वो ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारा कार्य भी मन का प्राणवायु द्वारा ही हो रहा है। प्राणवायु ही इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण करने में सहायता करती है, क्योंकि जब उनका इंद्रियों से संयोग होगा तो ही हमें इंद्रियों के थ्रू उन विषयों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये जो संयोग है आपस का, मन का, इंद्रियों का और उनके विषयों का, ये प्राणवायु द्वारा ही संभव हो पाता है। प्राणवायु बुद्धि, हृदय, इंद्रिय तथा मन का धारण करती है, अर्थात उनके कर्मों का प्रेरक है। इन सभी का, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय तथा मन, इन सभी के कर्मों का प्रेरक प्राणवायु ही है। प्राणवायु की विकृति से उत्पन्न रोग। अब देखिए हमने सब समझ लिया प्राणवायु के स्थान क्या है, प्राणवायु के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है। अब मान लीजिए किसी कारण से प्राणवायु में विकृति उत्पन्न हो गई तो हमें रोग क्या क्या होंगे? प्राणवायु की विकृति से हिक्का यानी हिचकी, श्वास आदि रोग मीन्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमको होंगे। इसका मतलब हम अगर रिवर्स लेके चलें कि हमारे पास कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का, डिसऑर्डर्स का पेशेंट अगर आ रहा है तो उसकी प्राणवायु डिस्टर्ब्ड है। उदान वायु। अब हम उदान वायु पे आते हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ बात है। उदान वायु नाभि और कंठ, ये सब उदान वायु के स्थान हैं। वाणी की प्रवृत्ति, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति प्राणवायु के कर्म हैं। क्या हुआ? वाणी की प्रवृत्ति, बोलना, ऊर्जा मतलब
जो एक मोटिवेशन है, जो एक एंथुजियाज्म है, ये उदान वायु की वजह से, जो बल है, जो वर्ण स्मृति, ये सब कुछ जो है ये हमारा प्राण वायु की सॉरी उदान वायु के कर्म है। यहाँ पे करेक्शन है, ये मैं करेक्शन करके आपको सेंड करूंगी, ये सारे उदान वायु के कर्म हैं। तो अगर मान लीजिए उदान वायु की विकृति होने पर हमें, अगर ये तो हमने स्थान पढ़ ली, हमने उसकी नॉर्मल एक्शन पढ़ ली, अब मान लीजिए अगर उदान वायु की विकृति होती है तो उदान वायु की विकृति होने पे शिरो रोग होंगे, कर्ण रोग, दंत रोग, नेत्र एवं नासिका रोग एवं मुख रोग, ये सब उदान वायु की विकृति के कारण हमको देखने को मिलेंगे। इन सब में हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डिफ़िकल्टी ऑफ स्पीच, बोलने में अगर दिक्कत है, अगर लैक ऑफ मेमोरी है, याददाश्त कमज़ोर है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, मन नहीं लगता कुछ भी करने का, कुछ सोचने का, तो वो भी उदान वायु की विकृति। डिप्रेशन है, डिस्कलरेशन है, अगर मान लीजिए वर्ण, जैसे हमने इसमें बात करी कि वर्ण उसका कर्म है, तो अगर मान लीजिए किसी भी पार्ट की, किसी भी ऑर्गन की डिस्कलरेशन है, तो ये सब उदान वायु की वजह से है। पर इंसान को ऐसा लगेगा कि उसकी, जैसे एक बहुत अच्छी सी लाइन है इंग्लिश में, अ पर्सन फील्स दैट ही हैज़ नो गोल और डायरेक्शन इन लाइफ, उसको डायरेक्शनलेस, कोई एक मोटिवेशन नहीं रहेगी लाइफ में, कोई एक डायरेक्शन नहीं है, कोई काम करने की प्रेरणा नहीं है। तो ये सब कुछ उदान वायु की विकृति में हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करें व्यान वायु की, हम नेक्स्ट वायु पे आते हैं। व्यान वायु, व्यान वायु हमको संपूर्ण देह में प्राप्त होती है। गति, प्रसारण, आकुंचन, आक्षेप, निमेष, उन्मेष आदि क्रियाएं व्यान वायु द्वारा संपादित होती हैं। अब गति प्रसारण मतलब जो मूवमेंट है आगे पीछे की, आकुंचन आक्षेप हो गया, निमेष उन्मेष मीन्स आंखें बंद करना खोलना, आकुंचन आक्षेप ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करना, कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, एंड जो भी आक्षेप यानी सर्कुलेशन की जो मूवमेंट है, ये सारी क्रियाएं जो हैं ये व्यान वायु के द्वारा संपादित होती हैं। व्यान वायु स्वेद का निर्माण कर निष्कासन करवाती है तथा संपूर्ण देह में रक्त का संवहन भी कराती है। जो भी सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, वो व्यान वायु द्वारा हो रहा है। शरीर में होने वाली समस्त चेष्टाएं व्यान वायु द्वारा होती हैं। जो भी मूवमेंट हो रही हैं, जो भी एक्शंस, जो भी एक्टिविटीज हमको फुल बॉडी में देखने को मिल रही हैं, वो हमारी व्यान वायु द्वारा हो रही हैं। व्यान वायु की विकृति से सर्व शरीरगत रोग उत्पन्न होते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट लेंगे समान वायु। समान वायु आमाशय तथा पक्वाशय में विचरण करने वाला समान वायु जठराग्नि को सहायता प्रदान कर अन्न को पचाता है। देखिए, जठराग्नि क्या है, जो भी हमारे आमाशय में, पक्वाशय में हमारे जो भी खाना, हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि डाइजेस्टिव फायर है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे जो अग्नि पचा रही है उसको हम जठराग्नि कहते हैं, हमारे जठर की जो अग्नि है। ठीक है, तो उसको जो प्रेरणा दे, उसको जो भी प्रेरणा देकर सहायता प्रदान कर रहा है, जो उसको ज्वलित रख रहा है, वो समान वायु है। यह अन्न को पचाता है। देखिए, डायरेक्टली तो नहीं पचाता है, बट उसको पचाने में इसका ही मेन रोल है। तो ये अन्न को पचा रहा है, अग्नि द्वारा परिपाक जन्य पदार्थों के सार तथा मल अंश को पृथक पृथक कर रहा है। जो भी हमने खाया, खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने का जो एसिमिलेट हुआ, कि जब उसका जो भी सार भाग निकला और मल भाग निकला, तो ये सारा जो भी डिवीजन हो रहा है, ये सारा कुछ वायु, समान वायु द्वारा ही हो रहा है। समान वायु की विकृति होने पर गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार आदि रोग होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपान वायु पे, जो पांचवी तरह की वायु है, अपान वायु। अपान वायु दोनों वृषण, वृषण यानी अंडकोश, वस्ती, वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रेंद्रिय, नाभि, उरु और दोनों वंक्षण, वंक्षण ये सारा हमारा पेल्विक रीजन हो गया, गुदा तथा आंत्र, ये सभी ही अपान वायु के स्थान हैं। मूत्र,
मूत्र पुरीश शुक्र गर्भ तथा आर्तव को उचित समय पर नीचे के मार्ग से निष्कासित करना अपान वायु के कार्य हैं। हमने अपान वायु के साइड्स देख ली, अब उनके एक्शन। जो भी हमारी बॉडी से डाउनवर्ड मूवमेंट होकर जो भी एक्सपेल हो रहा है, चाहे वो मूत्र है, पुरीश है, हमारे फीसेस है, यूरिन है, शुक्र है जो स्पर्म है, गर्भ है बच्चा जब 9 महीने पूरे होने के बाद जैसे बाहर निकल रहा है, आर्तव है हर महीने एक कंप्लीट साइकिल पे 28 डेज 30 डेज वॉट एवर साइकिल जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो बाहर निकल रहा है। ये जो भी रेगुलेट कर रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, वो अपान वायु है। अपान वायु धारण भी करा के रखता है एंड टाइम आने पे उसको एक्सक्रीट आउट भी कराता है। अपान वायु के विकृत होने पर हमें गुदा तथा वस्ती में गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं। ये तो रोग होते ही होते हैं, इसके साथ साथ हमें जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया या पॉलीयूरिया हो गया। देखिए दोनों ही मूवमेंट या तो कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, दोनों ही चीज़ें इसके अफेक्ट होने से हो रही हैं। या मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है या बार बार मिस कैरेज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस अपान वायु की दृष्टि में देखने को मिलेंगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि वात प्रकोप के लक्षण। वात के प्रकोप के लक्षण का मतलब अगर वात बढ़ गई है बॉडी में किसी भी कारण से, हमारे किसी भी आहार विहार के मिथ्या आहार विहार के कारण वात अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो हमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अंग प्रत्यंगों में संकोच, ट्रेमर्स वगैरह, पर्वों में स्तंभ, एक जकड़न महसूस होगी, अस्थि तथा संधियों में स्तंभ तथा एवं भेदनवत शूल, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पियर्सिंग और क्रैकिंग, क्रैकिंग तो नहीं कहेंगे, पियर्सिंग ऐसे कुछ काट रहा है ऐसा दर्द महसूस होगा हमारे हड्डियों में और जॉइंट्स में, बोन्स में और जॉइंट्स में। रोमांच, रोमांच मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाना जैसे हम कहते हैं। प्रलाप, पाद, पृष्ठ एवं शिर में जकड़ाहट होना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबजत्व, अंग शोष, अनिद्रा, गर्भपात, शुक्र का नष्ट होना, आर्तव का नष्ट होना, शरीर में कंपन तथा शून्यता, खाली खालीपन लगना शरीर के अंदर, शिर, नासा, नेत्र, जत्रु, जत्रु मतलब ये जो हमारा रीजन है ना, ये शोल्डर रीजन, जत्रु तथा ग्रीवा प्रदेश में का टेढ़ा हो जाना, पैरालिसिस में जैसे हो जाता है। शरीर में भेदनवत शूल होना, सुई चुभोने के समान वेदना होना, अंगों में आक्षेप होना, जो ट्रेमर्स हमने बात करी थी वो, कंस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स, मोह होना, मोह मतलब एक स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस, परिश्रम न करने पर भी थकावट होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको वात के प्रकोप में देखने को मिलती हैं। और अगर मान लीजिए वात क्षीण हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, शरीर की चेष्टाएं मंद हो जाती हैं, शरीर की चेष्टाओं का मंद होना, बोलने की शक्ति में अल्पता होना, मन की प्रसन्नता का अभाव होना, डिप्रेशन होना, मूड संज्ञा होना, कफ वृद्धि के लक्षण होना। देखिए क्या है, ये दोनों बिल्कुल एक रेसिप्रोकल उसमें चलते हैं फंक्शन में, एक फैशन में, कि वात अगर कम होगा तो कफ वृद्धि के लक्षण मिलेंगे एंड अगर कफ क्षीण हो जाएगा तो वात वृद्धि के लक्षण मिलेंगे। तो जो जो कफ वृद्धि के लक्षण हम डिस्कस करेंगे जब कफ आएगा तो वो हमें क्षीण वात में देखने को मिलेंगे। तो ये इन शॉर्ट हमने डिस्कस करा, अगर मान लीजिए वात क्षीण हो गई है या वात का प्रकोप है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ये भी आपको नाड़ी देखने में हेल्प करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपको नाड़ी में वात की मूवमेंट या वात की पल्स आपको स्लो मिल रही है या वात बढ़ी हुई मिल रही है, तो फिर आपको कैसे उसके डायग्नोसिस पर जाना है, क्या क्या सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूर हेल्प करेंगी। अभी हम इसमें मैंने एक लिस्ट दी है आपको, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। ये केवल वात से होने वाले 80 विकार हैं जिन्हें हम वात के नानात्मज रोग कहते हैं। नानात्मज रोग मतलब केवल वात से होने वाले, इनमें पित्त या कफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी। ये सभी पूरी लिस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख के रखा है इसमें, तो आप गो थ्रू हो जाइएगा इससे प्लीज़ एक बार। ये 80 तरह के रोग हैं, इसमें कोई डाउट हो, आई डोंट थिंक सो होगा इनके बारे में। वैसे एक्चुअली देखिए, अगर हम इसको
और थोड़ा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें तो ये जो रोग कहे गए हैं ये काइंड ऑफ एक सिम्टम्स हैं या रिलेटेड एक सिम्टम ही कहेंगे हम इनको, कि जो हमें वात के अदर रोगों में भी, मान लीजिए कोई और रोग है उनमें देखने को मिल सकते हैं, जिनके थ्रू हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये वात रिलेटेड रोग है। तो इनको हम एक बार अगर हम ये हमारे माइंड में हो ना तो ये हमें हेल्प करते हैं डायग्नोसिस बनाने में। हमें कहीं पे भी ये सिम्टम देखने को मिल रहा है तो वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई कि इसमें वात तो ज़रूर डिस्टर्ब्ड है ही है, क्योंकि कभी कभी जो कॉम्बिनेशन रोग होते हैं ना जिनमें वात और पित्त, मान लीजिए दो दोष डिस्टर्ब हैं, तो उनमें भी इन्हीं में से हमें कोई ना कोई आपको ज़रूर वहाँ पे सिम्टम मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ वात के डिस्टर्ब होने की वजह से हो रही है। जैसे लॉस ऑफ टेस्ट है, पेन तो जहाँ पे है तो आप मान लीजिए वहाँ वात है ही है, ये एक थंब रूल है काइंड ऑफ। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको लॉस ऑफ विजन हो रहा है या स्पीच इम्पेयर्ड है, बोलने में दिक्कत है किसी को, तो हम मान सकते हैं कि हम एक पार्ट तो ज़रूर लेके चलेंगे कि इसकी वात डिस्टर्ब्ड है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप गो थ्रू हो जाइए, धीरे धीरे हमें एक आइडिया लग जाता है, एक सेंसिबिलिटी डेवलप हो जाती है इनके लिए। तो इनको आप प्लीज़ गो थ्रू हो जाइएगा एक बार। कोई अगर इनमें फिर भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आप पेन डाउन कर लीजिएगा। एंड लास्ट में जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो इस तरह से ये हैं 80 हमारे वात के नानात्मक रोग। एंड आज की स्लाइड हम यहीं एंड करेंगे, आज का चैप्टर वात का। तो हमने सब टॉपिक्स को, वात के मेजर सब हेडिंग्स को हमने टच कर लिया है। आप इनको प्लीज़ गो थ्रू होइए। आजकल तो नेट पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप उसको भी पढ़ें एंड फिर उसमें से भी कोई डाउट हो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क। एंड इसकी जो PDF फाइल है वो आपको कल सेंड कर दी जाएगी। आज प्लीज़ आपको जब भी टाइम मिले अच्छे से इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। एंड आई होप आपको सब अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके देन आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।